2026 के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अगर आपका कन्या लगन का चार्ट। आपके चार्ट में जब भी आप मई का गोचर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको गोचरीय स्थितियां नजर आएंगी अपने कुंडली में। यहाँ पे जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है, हालांकि मंथ के मध्य में उनमें कुछ बदलाव अवश्य हो सकते हैं कुछ ग्रहों की स्थिति में। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले विचार करेंगे ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति वो किस प्रकार की है और उस गोचर के अकॉर्डिंग फिर आप अपने इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो। तो गोचरीय स्थितियों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर देखें तो 15 मई तक ये भी मेष राशि में ही ट्रांजिट में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर भी वृषभ राशि में ही होगा। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक शुक्र वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर देखें तो 11 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अपना गोचर जो बदलेंगे तो जून में इनका बदलाव होगा गोचरीय स्थिति का। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा को देखा जाए तो 1 मई को चंद्रमा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहेंगे। तो अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से आप इस मंथ को अपने लिए प्लान कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध ही आपके 10वें घर के भी लॉर्ड हैं। फिलहाल बुध का गोचर देखा जाएगा तो ये आपके यहाँ गोचर कर रहे हैं अष्टम घर में, जहाँ पर अष्टम से संबंधित कोई भी यदि आप कार्य कर रहे हैं या फ्यूचर में अगर करने वाले हैं इस मंथ में तो वो कार्य आपके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों का ही गोचर होगा। हालांकि मंगल यहाँ थोड़ा लेट आएंगे, 11 मई से वो प्रवेश करेंगे मेष राशि में। बट सूर्य और बुध का काफी अच्छा साथ है, लगभग दोनों ग्रह जो ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलमोस्ट साथ ही ट्रांजिट कर रहे हैं, दोनों ही अपने साथ ही राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो बुध यहाँ पे हैं और बुध आपके लग्नेश होके आपके 10th लॉर्ड होके आपके अष्टम में आ गए। तो बुध आपको कई प्रकार से फायदा करवा सकते हैं। ऐसा बुध आपको माता पिता के थ्रू फायदा करवा सकता है, आपको अपने रिसर्च वगैरह में अच्छा सहायता दे सकता है, साथ ही साथ किसी भी जटिल से जटिल विषय को समझने, कोई भी प्रकार की समस्या या चुनौती आपकी लाइफ में उसको अंडरस्टैंड करने या उसको दूर करने का सॉल्यूशन आपको बुध देने वाले हैं। ऐसा बुध आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर चंद्रमा का संबंध भी हो आपके अष्टम से तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी। ऐसा जब तक अब कुछ सेक्रेट तरीके से इनकम कर सकता है, जब तक कोई अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी फायदा कर सकता है। यहाँ पे मंगल का घर है और मंगल के घर में जब जब भी बुध गोचर करते हैं तो आप निर्णय लेने में काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और यहाँ तो फिर सूर्य का प्रभाव भी है। तो आपके लिए अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानना, सीखना या समझना काफी आसान होने वाला है। यहाँ पे बुध फिर 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है भले ही उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध अष्टम से है, तो आपको यहाँ बुध से काफी ज्यादा सहायता मिल पाएगी। फिर यहाँ विचार करते हैं बुध की दृष्टि के लिए, तो बुध यहाँ से फिर दृष्टि भी डाल रहे हैं सेकंड हाउस पे, जहाँ पर ये तीनों ही प्लेनेट आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस में भी ये आपको सहायता करेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी बहुत रिलेशन ये बिगाड़ सकता है कभी कभी। इस स्थिति में देखा जाए तो आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ेंगे आर्थिक रूप से, धन को लेके, संपत्ति को लेके। साथ साथ में इस समय में आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद अगर चल रहा है या किसी भी प्रकार की अन्य संपत्ति रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर होगी और अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन या संपत्ति हासिल होने के चांसेस बनेंगे। अब जो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि वो भी अपने ही घर में ट्रांजिट में है, इसलिए निश्चित तौर पे आपको सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों पर भी पूरा ध्यान इस मंथ में देना चाहिए। उसके बाद हम विचार करते हैं शुक्र के ही बारे में। शुक्र आपके दूसरे घर के लॉर्ड और नवम घर के स्वामी हैं। फिलहाल इनके गोचर को देखा जाए तो 14 मई तक ये वृषभ में ही रहने वाले हैं और ये नवम भाव में आ गए। तो फैमिली के साथ कोई लंबा टूर आप कर सकते हैं किसी अदर स्टेट का, अदर सिटी या इवन कंट्री का। शुक्र का यहाँ आना आपकी क्रिएटिव स्किल्स में आपको काफी फायदा करवाएगा, क्योंकि शुक्र का दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे आ जाएगा, जहां पर आप अपने स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और अपने कम्युनिकेशन पर भी। शुक्र का नवम भाव में ट्रांजिट का होना आपको विदेशों से धन लाभ करवा सकता है, आपको दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृतियों के लोगों से काफी अच्छा एडजस्टमेंट देगा। शुक्र उसके बाद अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे और वो राशि परिवर्तन करते हुए आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। इनका ये राशि परिवर्तन होगा 14 मई के बाद। 14 मई के बाद आप ये देखेंगे कि अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऐसा आपका कार्य है, तो उसमें आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा और शुक्र गुरु दोनों एक साथ होते हुए आपको फेम अच्छा मिलेगा ही, लेकिन आप अपनी काबिलियत का अच्छा यूज कर पाएंगे
साथ ही अगर आपका प्रोफ़ेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक अगर फ़ॉरेन से है, किसी अदर स्टेट से है, किसी अदर सिटी से है, तो भी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे गुरु के साथ ही आपके 4th हाउस पे। तो घरेलू मामलों में जो आपकी इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपने घरेलू कार्यों को बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर सकेंगे। साथ ही फैमिली रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर है प्रॉपर्टी या संपत्ति वगैरह को लेके अगर कोई भी आपका इम्पोर्टेंट कार्य है उसको भी आप प्लान कर सकेंगे। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो जो शुक्र और गुरु हैं दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो जो आपकी छवि बनेगी आपके काम की वजह से, आपके प्रोफ़ेशन की वजह से दूसरों के माइंड में वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव बनेगी। उसके बाद देख लेते हैं मंगल को। मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और वो आपके अष्टम के भी स्वामी। मंगल का गोचर देखा जाए हालाँकि स्टार्टिंग में मंगल आपके सप्तम में ही गोचर करते रहेंगे और 11 मई से फिर ये अपने घर में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 11 तारीख तक आप अपने जीवन साथी से थोड़ा सावधान रहें। जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद, लड़ाई झगड़ा या मतभेद हो सकते हैं। इस समय अगर आपका बिज़नेस में भी कोई पार्टनरशिप है तो भी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मंगल फिर अपना राशि परिवर्तन करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, वो आपके अष्टम में। लेकिन जब वो यहाँ सप्तम में रहेंगे, आपके नेम-फेम के लिए अच्छा है। आपको क्योंकि वो लगन पर दृष्टि डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं। लेकिन मंगल अष्टम में आने से अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में आपकी काफ़ी तेज़ी आ सकती है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल यहाँ है तो जीवन साथी के साथ रिलेशन बिगड़ना, जीवन साथी की फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद वगैरह होना, ये सब संभावित है। साथ ही यहाँ मंगल लेकिन आपको बुध और सूर्य के साथ होते हुए वो गूढ़ रहस्यों को जानने, सीखने, समझने में काफ़ी मदद करेंगे। भले ही मंगल का साथ ज़्यादा नहीं रह पाएगा सूर्य और बुध के साथ। मंगल यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 11वें घर पे। मंगल का 11वें घर पे दृष्टि आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करेगा क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। तो आपको धन संपत्ति पाने या धन संपत्ति से संबंधित कोई भी लाभ पाने, आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करी थी, उससे आपको गेन पाने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल का दृष्टि इस प्रकार से जब आ जाता है तो अब किसी-किसी के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा खराब भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ चैलेंजेज़ आपकी लाइफ में आएँगे जहाँ पर आपके नेटवर्क में जुड़े लोगों से आपके मतभेद होंगे, उनके साथ कोई बात को लेके लड़ाई-झगड़ा या मनमुटाव होगा। लेकिन ऐसा मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने या अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा फिर भी। इनका फिर दृष्टि आ जाता है 2nd हाउस पे जहाँ आपकी वाणी थोड़ी क्रूर हो सकती है, आक्रामक हो सकती है और वाणी का जो प्रभाव है दूसरों पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके 3rd हाउस पे आएगा और ये सबसे अच्छा दृष्टि माना जाएगा इनका गोचर के हिसाब से। क्योंकि 3rd हाउस पे मंगल की दृष्टि का आना जब मंगल अपने स्वयं के घर में गोचर कर रहे हैं, अपने अपने खुद के घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में मंगल आपको बहुत ही अच्छी साहसिक क्षमता या बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप हर प्रकार के रिस्क ले सकेंगे, हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकेंगे और उस चैलेंज के बदले आप अपना पूरा-पूरा क्षमता इस्तेमाल कर सकेंगे। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पे होने से भाइयों के साथ, रिलेटिव्स या पड़ोसियों के साथ थोड़े बहुत रिलेशन यहाँ खराब भी हो सकते हैं कभी-कभी। इस केस में अब 3rd हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में जन्म के समय का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस ग्रह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल पाएगी यहाँ पे। तो 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में यदि कोई भी ग्रह है, तो वो किस प्रकार का ग्रह है या वो जिन-जिन भाव का स्वामी है, उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना या कोई भी तरीके से विचार करना आसान हो सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो मंगल बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाले हैं अपने गोचर से। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके 4th हाउस के लॉर्ड और वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति इस समय 10th हाउस में ट्रांजिट में है और लगभग वो काफ़ी क्लोज है अभी आपके 11वें घर के। देखिए बृहस्पति करियर रिलेटेड डिसीजन लेने, करियर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। भले ही बुध आपके इस समय में अष्टम भाव में रहेंगे लेकिन फिर भी जो बृहस्पति का सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा ही है। तो करियर में नेम फेम के हिसाब से आपके कोई भी प्रकार का चैलेंज अगर करियर को लेके आ रहा है, कोई भी प्रकार की ऐसी विपरीत परिस्थिति अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो उससे भी पार पाने की क्षमता ऐसा गुरु देगा। गुरु कभी-कभी इस प्रकार का प्लैनेट है जो वास्तव में आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं लोगों के साथ बिहेवियर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स कर सकता है। जहाँ पर लोग आपको थोड़ा मिसजज कर रहे हैं या लोग आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे या लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे। लेकिन इस प्रकार के गुरु की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो मेनली गुरु आपकी जो जो भी करियर रिलेटेड डिसीजन है मेनली या करियर रिलेटेड आपका कोई भी गोल है उसको पाने में ज़रूर मदद करेंगे। तो ऐसा गुरु आपकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को या बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। साथ ही फिर क्योंकि जो गुरु हैं वो अब प्रवेश करने वाले हैं जल्दी आपके 11वें घर में। तो बाद में गुरु का जो रिजल्ट है आपको धन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
गुरु फिलहाल आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो 4th हाउस के लॉर्ड है और वो अपना प्रभाव यहाँ डालेंगे, तो वो घरेलू मामलों में आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद भी करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि गुरु आपके सप्तमेश है, तो इस समय जीवन साथी आपका अपने करियर के प्रति या आपके करियर के प्रति वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। गुरु का यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर आपको धन संपत्ति से जुड़े मामलों को मैनेज करने, लाइफस्टाइल को मैनेज करने में बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में भी बृहस्पति सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से आपका जो प्रभाव है अपनी फैमिली में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनका दृष्टि फिर आपके 4th हाउस पे आएगा, जहाँ पर ये अपने स्वयं के घर पे या अपने मूल त्रिकोण घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ गुरु का परिणाम सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में इनको शुक्र भी ज्वाइन कर लेंगे आगे बढ़कर। तो शुक्र इनको लगभग ज्वाइन कर रहे हैं 14 मई के बाद से। 14 मई के बाद गुरु और शुक्र दोनों के रिजल्ट आपके 4th हाउस के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, परिवार का अच्छा साथ, या फैमिली को आप कोई भी अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहते हैं, गाइडेंस वगैरह देना चाहते हैं, तो वो सब आप इस समय कर सकते हैं। फिर गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि जो आपके छठे घर पे होगा, जहाँ राहु के रिजल्ट थोड़े और ज़्यादा बेहतर होते आपको दिखेंगे। गुरु का दृष्टि 6th हाउस पे होने से रूटीन लाइफ या करियर को अच्छे से प्लान आप कर पाएंगे। साथ ही करियर में कोई भी प्रकार की चुनौती आ रही है, बाधा आ रही है, कोई भी प्रकार की अन्य कोई समस्या आ रही है, तो उससे पार पाने की क्षमता भी ऐसा गुरु आपको देगा। तो गुरु इस प्रकार से आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, आप में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा और साथ में अपने बॉस, अपने कलीग को आप काफ़ी अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे अपनी एबिलिटी की वजह से। उसके बाद शनि को देखते हैं। शनि पंचम और छठे घर के स्वामी, फिलहाल शनि का गोचर आपके सप्तम घर में है। देखिए, सप्तम घर में शनि गोचर कर रहे हैं, तो अभी जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है या जो रिलेशन है उसको बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से आपको देखना होगा। शनि यहाँ पंचमेश और छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो जीवन साथी से आपकी काफ़ी अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है जीवन साथी उस वे में आपको सहायता नहीं कर पा रहा या आपका साथ नहीं दे पा रहा। कहीं ना कहीं इस प्रकार का शनि सेपरेशन का कारण बन सकता है अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, या मैरिड लाइफ में कुछ विवाद ला सकता है। बिजनेस वगैरह आप कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कुछ झगड़े या विवाद ला सकता है। सनी वैसे आपके पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनकी दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा तो इनका दृष्टि आ जाएगा आपके नवम घर पे। नवम घर पे जब भी शनि दृष्टि डालते हैं, क्योंकि ये मीन राशि का, ये गुरु के घर का शनि है और ये आपको काफ़ी आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, विदेशों से कनेक्ट करेगा, विदेश यात्राएं देगा या विदेश में सेटल होने के लिए भी आपके पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। शनि का दृष्टि नवम घर पे होने से जातक अपनी हायर स्टडीज को लेके काफी हार्ड वर्क करेगा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने विचारधारा के प्रति बहुत ही ज्यादा वो फोकस्ड रहेगा। फिर इनका दृष्टि लगन पर आ जाता है। देखिए, लगन पर दृष्टि का आना, शनि आपको बहुत ज्यादा सीरियस बनाते हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति भी और अपने खुद के प्रति भी। ऐसे में आप अपनी हर प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क भी कर पाएंगे। फिर शनि का दृष्टि आपके 4th हाउस पे होगा। 4th हाउस पे ये मदर की सेहत को थोड़ा खराब कर सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा मतभेद बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको घरेलू मामलों में शनि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। साथ ही साथ वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाए, स्पेशली आपकी स्टडीज़ वगैरह के लिए। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में विचार कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर के लॉर्ड है। स्टार्टिंग में इनका गोचर लगभग 2 दिन के लिए आपके दूसरे घर में होगा। इस समय अचानक आप अपनी धन संपत्ति को लेके कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस समय परिवार का अच्छा साथ आपको मिल सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि आपके जो अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट है वो यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपकी आर्थिक स्थिति या फैमिली लाइफस्टाइल में आ सकता है। फिर चंद्रमा यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। लगभग 3 तारीख से इनकी स्थिति आपको 3rd हाउस में दिखेगी। तो यहाँ 3rd हाउस में चंद्रमा का आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएंगे। आप अपने धन, अपनी संपत्ति को लेके कुछ गलत डिसीजन इस समय ले सकते हैं, या तो आपका भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ थोड़ा बहुत अगर मतभेद चल रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा जो 3rd हाउस के होंगे, आप फालतू का एफर्ट करेंगे, आपका एफर्ट भी पूरी तरीके से आपके काम आएगा नहीं। यहाँ पे फिर चंद्रमा 4th हाउस में गोचर करने लगेंगे, जहाँ पर वो लगभग 7-8 तारीख के आसपास होंगे। देखिए, ये स्थिति चंद्रमा की बहुत ही ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर वो करियर में भी आपको अच्छे से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे और वो खुद 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो पारिवारिक रूप से धन संपत्ति को लेके, पारिवारिक मामलों को लेके काफ़ी फायदा हो सकता है। इनमें आप कोई पर्टिकुलर निर्णय लेना चाहते हैं वो इस समय आप ले सकते हैं। सूर्य के गोचर को देखा जाए तो सूर्य, क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं और वो शुरुआत से आपके अष्टम घर में रहेंगे। अष्टम घर का सूर्य पार्टनर की फैमिली या पार्टनर की वाणी को आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही सूर्य यहाँ है तो हालांकि अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ नया सीखना, जानना या समझना काफ़ी आसान होगा। उन लोगों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिनका फैमिली काफ़ी बड़ा है, या जिनकी फैमिली में ज़मीन जायदाद काफ़ी ज़्यादा है,
या धन संपत्ति काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य इस प्रकार का होगा तो देखिए इन-लॉज़ से थोड़ा नुकसान करवा सकता है या इन-लॉज़ के साथ थोड़े मतभेद ज़्यादा दिला सकता है। लेकिन सूर्य यहाँ आपके अष्टम भाव से जुड़े मामलों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फिर सूर्य का दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पे है जहाँ पर वो आपकी वाणी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। उसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, नवम घर में चले जाएंगे। नवम घर का सूर्य आपको हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए इस समय आप प्लान कर सकते हैं। सूर्य का दृष्टि यहाँ से फिर आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। देखिए अपने मित्र मंगल के घर पे जब इस तरीके से सूर्य दृष्टि डालेंगे तो आपको बहुत ही हाईली एनर्जेटिक बनाने वाले हैं। आपको कोई भी चुनौती, कोई भी प्रकार की बड़ी समस्या या परेशानी से पार पाने की क्षमता भी सूर्य देने वाले हैं। तो सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्रभाव आपकी लाइफ में लाएँगे इस मंथ में। तो लगभग हमने सभी ग्रहों के लिए चर्चा की, राहु और केतु के लिए अभी कोई भी चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। अब विचार करेंगे कौन-कौन से आपके लिए मई के महीने में अच्छे दिन, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके सामने हो सकते हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 1, 2, 5 से 7 तारीख तक और 16 से 22 ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार अटक रहा है, जिस काम के लिए आप बहुत बार प्रयास किए लेकिन आपका काम नहीं बन पाया, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों के लिए प्लानिंग करने और उनको पूरा करने के लिए। फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं आपके लिए इस मंथ में जो अच्छा आपको परेशान कर सकते हैं या थोड़ी-सी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। चंद्रमा जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे 10 और 11 को ये इनकी स्थिति बनेगी जहाँ पर आपके लिए रूटीन लाइफ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। रूटीन लाइफ के साथ-साथ आप अपनी मैरिड लाइफ पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे सकेंगे। इस समय हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या तो आपने किसी को पैसा उधार दिया हो, किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट किया हो, तो वैसा सामने वाला अब आपके लिए नहीं कर पाएगा। चंद्रमा का छठे घर से गुजरना बॉस के साथ, कलीग्स के साथ थोड़े बहुत इश्यू दे सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा आ जाएँगे आपके अष्टम में जहाँ पर 14 और 15 को वो रहेंगे। 14 और 15 को आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव आपके सामने आ सकते हैं। इस समय में बेसिकली माता-पिता से तो काफ़ी फ़ायदा हो ही सकता है, लेकिन जीवन साथी की फैमिली से आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगी। चंद्रमा का गोचर फिर जब लियो में होगा यानी आपके 12वें घर में तो 23 और 24 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपका कोई बहुत बड़ा फैसला, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला जो कि गलत हो सकता है। इस दौरान आपके लिए स्वास्थ्य को लेके कुछ चुनौतियाँ रहेंगी, रात्रि का रूटीन डिस्टर्ब रहेगा और नींद वगैरह में भी कुछ डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कुछ परेशानी वाले दिन या कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले दिन थे आपके लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।